हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोग का? अभी तक अप्रॉक्सीमेटली कितना, लगभग इतना लेक्चर दे चुके हैं, लगभग आपको 3 अंक के करीब पहुंचने वाले हैं। 97 98 के करीब चले गए हैं। लगभग 11th और 12 और 10th का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया जा चुका है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो होगा वह आपको दिया जा चुका है। तो इसने इतने लेक्चर के करीब हम पहुंच रहे हैं, बहुत जल्दी इतने लेक्चर के करीब पहुंच जाएंगे। तो आज इसी टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर किसका लेके आए हैं, तो मैथमेटिक्स का लेक्चर लाया गया है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हम बहुत चेंज कर रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था वो आपको चेंज किया जा रहा है कंपलसरी। बेसिकली अभी जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो लगभग क्वेश्चन आपको स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन करवाया जा रहा है। वही क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो आपको टू द पॉइंट एग्जामिनेशन में आए। समय बहुत कम है और कम समय में बेनिफिट लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क तो करना पड़ता है। बिना कर्म किए कुछ होगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा। लेकिन मेहनत करने से ज़्यादा दिशा पर फोकस करना होगा कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। इंसान चलता ज़रूर है, लेकिन रास्ता भटक जाइएगा तो चलना बंद नहीं कीजिएगा, लेकिन मंजिल के करीब कभी पहुंच नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो आपके बीच लेक्चर लेके आया गया है किसका, मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया जाए, लेकिन उससे पहले याद होगा दबाना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। ये तो अब बहुत करीब आ गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। बिंदु 4 5 तथा 3 3 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबवत तथा बिंदु -1 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताना है। तो पहले बेटा आपको क्या करना है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल होगा। संरेख रेखा जो होता है, जो सीधा रेखा होता है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। देखिएगा, पहले तो आपका एक लाइन है। पहले एक बात आप जान लीजिए कि 2 लाइन अगर पैरेलल होता है और एक लाइन का स्लोप m1 है ढाल और दूसरा का ढाल m2 होता है, तो जब ये समानांतर होगा, जब ये क्या होगा, समानांतर होगा, इट मीन्स कि m1 आपका पहला लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के बराबर हो जाएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे होगा ये अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना होगा ये अभी जान लो। ठीक है, दूसरा कहता है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे दिया हुआ है और दूसरा लाइन आपको ऐसे है, जो पहला वाला लाइन पर ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। यहाँ पर भी मान लेते हैं ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। L1 अगर L2 के समानांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, तब ये कहानी होगा। L1 अगर L2 या L2 आपका L1 पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो जैसे ही लंबवत होगा तो इसके स्लोप जो होंगे, लंबवत होगा तो इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 और इसका मान लेते हैं m2। यहाँ पर भी तो यहाँ पर m1 गुने m2 जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो -1 के बराबर हो जाएगा। m1 गुने m2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि 2 लाइन अगर समानांतर होता है, पैरेलल होता है, तो दोनों लाइन का स्लोप बराबर होता है, m1 = m2 होता है। ठीक है, अगर 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर अगर लंबवत होता है, इसका मतलब m1 गुने m2 दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट आपको -1 के बराबर आ जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको मिटाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का कॉन्सेप्ट आप लिखते रहिएगा इसको। हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसका कहानी ज़रा देखते हैं। देखिएगा, आपको समझ में आएगा आगे हमारा क्या कहता है। आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या कह रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देते हैं।
थोड़ा सा इसमें एरर आ गया है, हाथ का घस्सा पसीना वाला, ठीक है। अब आपके पास आगे जो कॉन्सेप्ट कह रहा है, आपके पास एक लाइन दिया गया है, आपके पास एक लाइन बनता है किससे, तो उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लेते हैं ए, ये आपका 4 और 5 दिया गया है, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -3 और 6 दिया गया है। इज इट क्लियर? तो इसका जो स्लोप निकालिएगा, इसका जो स्लोप निकालिएगा वो मान लेते हैं m1, तो ये m1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा। y2 कितना है, तो 6 माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, -3 माइनस 4 यानी 1 अपॉन -7। इसका स्लोप आपका हो गया mi, ये हो गया, ठीक है। अब कहता है कि दूसरा एक लाइन है जो इस पर लंबवत है, तो ये मान लेते हैं कि L1 पहला लाइन है हमारा, दूसरा लाइन हमारा ये L2 है, ठीक है। दूसरा लाइन L2 है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, तो एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट मान लेते हैं P से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको -1 और 2 दिया हुआ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आप देखेंगे यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझे या नहीं समझे? यहाँ तक समझ में आ गया। यही आपका डायग्राम आपको दिया हुआ था, इसका स्लोप बेटा मान लेते हैं m2, चूंकि ये दूसरे पर लंबवत है, तो L1 अगर परपेंडिकुलर होता है L2 के, इसका मतलब दोनों का स्लोप जो m1 गुने m2 होगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो -1 के बराबर हो जाएगा। m1 गुने m2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो m1 आपको कितना दिया हुआ है, -1/7 दिया हुआ है। यहाँ से आप दूसरा लाइन का स्लोप निकाल लीजिएगा -1, तो यहाँ से m2 आपका क्या आ जाएगा, -1 और गुने -7 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +7। तो m2 का मान आपके पास आ गया क्या, +7। m2 का मान क्या आ गया, +7 आ गया। अब हमको इक्वेशन लिखना है y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है, y बराबर mx प्लस सी, इसके टर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी, जो दूसरे इक्वेशन यानी दूसरे लाइन के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये -1 2 से पास कर रहा है, इट मीन्स क्या, ये x और y सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर क्या है, तो यहाँ से आपका c बराबर निकालिएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस mx हो जाएगा। अब आपको इसका सब चीज़ पता है, दूसरा वाला लाइन का किस किस से पास कर रहा है, तो x बराबर -1 और y बराबर 2, तो डाल दीजिए y बराबर 2 माइनस m के जगह पर कितना स्लोप आया है इसका, तो 7 और इंटू x बराबर क्या है, -1, तो क्या हो गया 2 आप +7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9। हमारे पास c का भी मान पता चल गया और किसका मान, m2 का भी मान पता चल गया। तो यहाँ पर जो था y बराबर mx प्लस 2, तो ये आपका m2 था। अब यहाँ से हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो इस लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, तो y बराबर mx प्लस सी हो जाएगा। और y बराबर mx प्लस सी होगा क्या, वो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। तो y रहा, m के जगह पर कितना है स्लोप, तो 7 है, तो 7x आप +9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो y -7x -9 बराबर 0 आ जाएगा। y -7x -9 बराबर 0। अब चारों ऑप्शन में देखिए क्या है, y -7 -9 बराबर 0, यानी क्या, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आ गया समझ में, समझ में आ गया, एक एक पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चले आगे बढ़ा जाए, मूव किया जाए, सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि मिस्टर अभिषेक अपने कुल पूंजी निवेश का 60% जो है वो मशीनरी में लगाते हैं, यानी निवेश करता है, बिजनेसमैन है अभिषेक, ठीक है, जो अपना संपत्ति का 60% हिस्सा जो है आपको मशीनरी में लगा देता है। जो बचता है यानी 60% लगाने के बाद, जैसे मान लो मैं मान लेता हूं कि अभिषेक के पास, किसके पास, अभिषेक के पास कितना, तो अभिषेक के पास RS कितना रुपया है, x रुपया का संपत्ति है, ठीक है, इतना है इसके पास संपत्ति। इसका निवेश मशीनरी में कितना किया,
तो मशीनरी में ये निवेश कर देता है कितना 60%। तो 60% मशीनरी में कर दिया तो बचा कितना, तो मशीनरी में x गुने 60%, x गुने क्या 60/100, इतना रुपया वो निवेश कर देगा। तो उसके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो 3x/5 रुपया वो मशीनरी में लगा दिया। तो बचा कितना, तो बच गया इसके पास कितना पैसा, तो इसके पास जो बचा पैसा वो x में से 3x/5 को घटाइएगा तो 2x/5 आ जाएगा। इतना पैसा बच जाता है किसके पास, तो इतना पैसा आपको इसके पास बचा हुआ रहता है, किसके पास, अभिषेक के पास। अब जो पैसा इसके पास बचा 2x, ये आपका 2x है, 2x/5, इस 2x/5 का जो 25% है वो कच्चे सामान में लगा दिया। तो कच्चे सामान में कितना लगाया भाई, तो कच्चे सामान में आपका 25/100 गुने कितना 2x/5, इतना ये लगा देता है कच्चे सामान में। अब ये इसको 50 दूनी 100 यानी क्या x/10 आपको इसमें चला जाता है। तो अब कितना बचा इसके पास, तो इसके पास जो बच गया पहले कितना था 2x/5 और इसमें आप x/10 इसमें लगा दिया। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, लघुत्तम 10 आपका आ जाएगा 4x माइनस x यानी 3x/10। इतना पैसा अभिषेक के पास बचा हुआ है। कितना पैसा बचा हुआ है अभिषेक के पास, मैंने माना 1 रुपया था, इतना संपत्ति था, इतनी की पूंजी इसके पास थी, जिसमें से वो 60% लगा दिया। तो 60% यानी 3x/5 वो इन्वेस्ट कर दिया मशीनरी में। बचा कितना था 2x/5, जो बचा हुआ है उसका 20% कच्चा सामान में, तो कच्चा सामान में लगा दिया। 2x - 5 में से कच्चा सामान में जो लगाया वो घटा दिए, तो रेस्ट बचा कितना उसके पास, तो 3x/2। और यही 3x/2 उसके पास, तब भी उसके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15,000 रुपया है। यानी 3x/10 जो है वो किसके बराबर है, तो 15,000 रुपया के बराबर है। यानी x इज टू कितना हो जाएगा 15,000 गुने 10/3 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 5 जा 15 आपका 5, यानी उसके पास जो बचेगा वो आपको 50,000 रुपया उसके पास बचा हुआ है। बड़ा कारोबारी है कौन, अभिषेक आपका बड़ा कारोबारी है। 50,000 रुपया लगभग वो अपने हिस्सा का खर्च करने के बाद भी 50,000 यहाँ है, 60% वहाँ किया तो 2 लाख रुपया लेके किया। अब जो भी किया होगा वो तो निकाल ही सकते हैं। आ गया समझ में, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। जब इसके सॉल्यूशन को देखिएगा लंबा चौड़ा आएगा, एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कहता है, डी और ई एक त्रिभुज है। अच्छा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। डी और ई एक त्रिभुज, पी क्यू आर की भुजा आर पी और पी क्यू के मध्य बिंदु है। चलिए भाई, पहले आपको पी क्यू आर बनाना होगा। क्या बनाना होगा, पी क्यू आर आप ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। और कहता है कि पी क्यू आर, मान लीजिए ये पी है, ऐसे ले लो, ये ना मान लीजिए क्यू, पी क्यू आर आपको मानना है तो मान लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल ले लीजिए और इसमें जिसको जो मानना है, 2 साइड है आपका आर पी और पी क्यू, नहीं तो मान लेते हैं आपका इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। तो आर पी पी क्यू, आर पी नहीं, आर पी उधर नहीं ले जाना है भाई, हमको थोड़ा सा अल्टर इसी दोनों पर मानना है। तो एक मान लीजिए कि दोनों में क्या कॉमन है भाई, दोनों में कॉमन है, P इसको मानो, Q इसको मानो और R इसको मानो, ठीक है। अब कहता है कि RP पर आपका जो दिया हुआ है, RP पर आपका पॉइंट है D, तो यहाँ एक पॉइंट D है जो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट आपका E है जो इसको 2 बराबर में भागता है, इसको इससे मिला दीजिए। यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मध्य बिंदु है। अब कहता है कि त्रिभुज R पर समकोण है। त्रिभुज क्या है, किस पर समकोण है, त्रिभुज आर पर समकोण है। आर पर समकोण है तो आर इसको मानो भाई और पी इसको मानो। अच्छा, आर क्यू और पी क्यू था। त्रिभुज किस पर, आर और पी इसको मान लो। पी क्यू और आर क्यू पर समकोण है। आर पर आपको क्या दिया हुआ है, समकोण है, तो पी का स्क्वायर और क्यू डी का स्क्वायर क्या होगा। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन में एरर लगता है कहीं।
एक सेकेंड रुकिएगा। आर पर समकोण था, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, आर पी और आर क्यू, यहाँ पर गलती है, आर पी और आर क्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू नहीं होगा, आर क्यू होगा, कहीं ना कहीं तो एरर था। अब आर क्यू इस पर आ गया। अब आपको बताना क्या है कि पी का स्क्वायर जो होगा वो आपको, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, पी का स्क्वायर आप प्लस क्यू डी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वही आपको बताना है इन चारों में से। तो पी और क्यू डी का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, तो वो आपको पता होगा। आप इस ट्रायंगल को देखिए, तो पहले पी का स्क्वायर निकाल लीजिए, किसका, पी का स्क्वायर। तो पी ई का स्क्वायर इधर से निकालिएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं कि पी का स्क्वायर जो हो जाएगा, पी आपका ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ध्यान से देखो ये ट्रायंगल में, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल है इसमें, तो पी का स्क्वायर बराबर आर ई का स्क्वायर और आर पी का स्क्वायर, यानी आर ई का स्क्वायर आप प्लस आर पी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ये 1 मान लीजिए। और दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, क्यू डी। तो इस ट्रायंगल की बात कर लीजिए, ये जो ट्रायंगल आपको दिया गया है, इस ट्रायंगल की चर्चा कर लेंगे। और ये ट्रायंगल का चर्चा जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर आपका क्यू डी भी आपका क्या हो जाएगा, क्यू डी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो जाएगा। क्यू डी का स्क्वायर यानी आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर डी का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर आप प्लस आर डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए 2 नंबर। और एक और मान लीजिए इस पूरे ट्रायंगल में कि पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो आपको किसके बराबर होगा, आर क्यू का स्क्वायर आप प्लस आर पी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको 3 नंबर मान लीजिए, ठीक है। अब हमको पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो ये टर्म हमारा एलएचएस आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एलएचएस आ जाएगा। तो पहला और दूसरा को कोशिश करते हैं जोड़ के देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट और 2 को जैसे ही हम जोड़ेंगे 1 + 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, तो हमारे पास आ जाएगा पी का स्क्वायर आप प्लस क्यू डी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर क्यू डी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर आप प्लस आर पी का स्क्वायर आप प्लस में क्या आ जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर आप प्लस में क्या आ जाएगा, आर डी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपको कोशिश ये करना होगा कि इस सारे के सारे को आर पी और क्या पी आर के टर्म में चेंज करना होगा। इस टर्म में चेंज कीजिएगा तभी आपको पी क्यू आएगा, इस टर्म में चेंज करेंगे तब। तो आर ई जो आपका दिया गया है आर ई, वो आर ई किसके बराबर है, तो आर क्यू बट्टा 2 के बराबर है। तो आर ई को हम लिख सकते हैं आर क्यू बट्टा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आर पी को देखिए, आर पी तो आर पी है, तो आर पी को आर पी रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए, आर पी ही रहने दीजिए। आर क्यू को आर क्यू ए रहने दीजिए। और आर डी जो है आधा है इसका, ये भी इसका आधा था, तो ये इसका आधा है, तो आर डी बराबर क्या, आर पी बट्टा 2, तो आर पी बट्टा 2 कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, आर पी बट्टा 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। सबको जोड़िएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। हम एक ही साथ जोड़ना है, ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आर क्यू का स्क्वायर आइए आर क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से एलसीएम कुछ नहीं है, तो यहाँ इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा नीचे में, तो हम 4 ले लिए सब में। अब यहाँ से 1 का पहाड़ा तो 4 बार में, तो 4 आर क्यू प्लस आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5 आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे ही आपका 5 आर पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से 5 को 5/4 को कॉमन ले लीजिए, आर क्यू का स्क्वायर आप प्लस क्या हो जाएगा, आर पी का स्क्वायर, ठीक है। आर क्यू का स्क्वायर और आर पी का स्क्वायर 3 से क्या होगा, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपके हो जाएंगे 5/4 किसके स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज योर आंसर, यही आपको। तो कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। हमने एक एक करके इसको सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि रमेश एक टेलीविज़न को उसके मूल्य के 10% बट्टे पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसको कितना का लाभ होगा। भाई रमेश खरीदता है और उसके बाद बेचता है।
मान लेते हैं कि रमेश जो है वह किसी टीवी का कीमत क्या है, रमेश किसी टीवी का कीमत जो है, यानी टीवी का मूल्य पहले मान लीजिए, टीवी का जो आपका मूल्य है मार्क प्राइस, टीवी का जो एमपी है मार्क प्राइस है वो आपको कितना दिया हुआ है, तो आपका 100 रुपया दिया हुआ है। कितना रुपया, 100 रुपया मान लेते हैं कि टीवी का मार्क प्राइस है। तो रमेश को बट्टा कितना मिला, तो रमेश खरीदा कितना में, तो रमेश उसको खरीद लिया 10% बट्टा दे दिया, तो 100 में से 10% आपका बट्टा घट गया। तो रमेश को ये टीवी कितना में अवेलेबल हो गया, तो रमेश को 90 रुपया में ये टीवी मिल गया। रमेश को कितना में मिल गया, 90 रुपया में। लेकिन मार्क प्राइस स्टिकर टीवी पर ही लगा हुआ है। रमेश बेचता कितना में है, तो रमेश जो खरीदा ये इसका सीपी है। रमेश जो बेचा, रमेश का जो एसपी यहाँ पर है वो कितना है, तो 100 था टीवी पर मार्क प्राइस, और 20% ये प्रॉफिट ले लिया। कितना ले लिया, 20% का प्रॉफिट रमेश ले लिया। तो 20/100 × 100, रमेश इस टीवी को 120 रुपया में बेच दिया। खरीदा कितना में था रमेश का कॉस्ट प्राइस जो था क्रय मूल्य वो कितना था, 90 रुपया में खरीदा, 120 रुपया में बेचा। तो रमेश को लाभ कितना का हुआ, लाभ कितना का हुआ रमेश को, तो एसपी में से सीपी को क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को। तो 120 में से 100 रुपया आपका 90 रुपया घट गया, यानी रमेश को 30 रुपया का फ़ायदा हो गया। कितना रुपया का फ़ायदा हो गया, रमेश 30 रुपया का फ़ायदा ले लिया। आपको पूछ रहा था लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो लाभ परसेंट लाभ बटा सीपी। सीपी कितना था इसका, कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, 100 की 90, कितना में खरीदा था, खरीदा कितना में था भाई जल्दी बताओ, कितना में खरीदा था, 90 रुपया में ना। तो 30 रुपया में 30 रुपया लाभ, तो लाभ बट्टा सीपी 90 और गुने 100, तो इसको कितना का प्रॉफिट हो गया, तो 30 तिहाई 90 यानी 33.5%, 33 1/3% का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 33.5% का प्रॉफिट लेकर रमेश उस टीवी को क्या कर दिया है, 33 1/3, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। ये भी आपके क्वेश्चन सब आएंगे बेटा, तो एक एक करके क्या कहता है वो आपको ईमानदारी से, स्वेच्छा से, आराम से एक एक स्टेप को पढ़ के तब सॉल्व कीजिएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि वर्मा अकबर से 10% अधिक पाता है, तो अकबर पाता है, वर्मा अकबर से 10% अधिक पाता है, तो अकबर क्या पाएगा सो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्मा अकबर से 10% अधिक पाता है तो अकबर क्या पाएगा, वही आपको बताना है। तो मान लो कि अकबर 100 पाएगा तो वर्मा कितना पाएगा, और दोनों का अंतर निकाल दीजिए। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि अकबर जो है, कौन, अकबर कितना पाता है, 100 रुपया पाता है। अकबर कितना पाता है, 100 रुपया। माना कि अकबर जो है 100 पाता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्मा कितना पाएगा, तो वर्मा इससे 10% ज़्यादा पाएगा। तो 100 प्लस 10%, किसका परसेंटेज हटाएंगे तो 100 भाग करेंगे, और ये तो कितना आ गया इसको, तो आपको पाया वर्मा कितना पाया, तो 110 पाया। वर्मा कितना पाया, 110 रुपया वर्मा पाया, ठीक है। तो अकबर 100 पाया तो वर्मा कितना पाया, 110 रुपया पा रहा है, ठीक है। अकबर 100 तो वर्मा 110 रुपया, तो अंतर कितना का आ गया भाई, 10 का अंतर आया। कितना का आया, 10 का। कितना का अंतर आया, 10 का अंतर आया। तो वर्मा के अपेक्षा अकबर को क्या मिला वही आपको पूछा जा रहा है, नहीं। तो आपको अंतर कितना का आ गया, तो अंतर आ गया 110 रुपया आपको वर्मा पाया और 100 रुपया आपको अकबर पाया। तो 10 रुपया आपको कम अकबर पा रहा है, ठीक है, 10 रुपया कम आपको अकबर पा रहा है। तो अकबर जो पा रहा है वर्मा के कंपेरिजन में वो आपको कितना पा रहा है, तो 10 रुपया कम पा रहा है। 10/100, 100 गुने 100, इतना परसेंट आपको अकबर पा रहा है। कितना परसेंट, इतना परसेंट। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 0 घट गया, यानी 100/11%, यानी 11 9 99, 9 1/11%, यानी इतना परसेंट। तो 10% वो पा रहा है, तो 9 1/11% आपको कौन पा रहा है, अकबर पा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यदि वर्मा
अकबर से 10% अधिक पाता है। वर्मा जो है वो अकबर से कितना, तो 10% अधिक पाता है। तो वर्मा का हमने मान लिया कि वर्मा का मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है। तो अकबर 10% ज़्यादा पाया तो 100 प्लस 10% तो 110 पा लिया। अंतर कितना का आया, 10 का। अब पूछ क्या रहा है कि वर्मा के कंपेरिजन में अकबर को क्या मिला। तो वर्मा के कंपेरिजन में जो अकबर को मिला वो 10, तो उसका 10 रुपया कम पाया है। 110 में 10 रुपया ये कम पा रहा है, ठीक है। तो 10/110 गुने इतना, यानी 9 1/11% आपको कौन पा रहा है, अकबर पा रहा है। किसके कंपेरिजन में, वर्मा के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से 13,240 रुपया उधार लिए गए, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। क्या कहता है कि 13,240 रुपया कोई आदमी बैंक से कर्ज लेता है। 13,240 रुपया कोई आदमी बैंक से कर्ज लेता है, जिसका वार्षिक ब्याज प्रत्येक साल उसको 10% उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट आपको संयोजित हो रहा है, एक साथ इकट्ठा हो रहा है, उसी में जुड़ते जा रहा है। कहता है यदि उस राशि का भुगतान 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लिया जाता है तो वार्षिक किस्त कितना होगा। 3 उस राशि को ब्याज के साथ जोड़ दिया 3 साल तक, जो 10% आया। मान लो कि ये साधारण ब्याज अगर होगा, साधारण ब्याज होगा तो कोई आदमी अगर 100 रुपया लेता है तो उसको साल भर में 10 रुपया लगेगा, तो 110 हो जाएगा। फिर साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, तो अगले साल में 10 हो जाएगा, तीसरा साल में 10 हो जाएगा। तो 10 10 10 कितना हो गया, 30 हो गया, तो 130 रुपया हो गया। 3 साल उसको 3 बराबर किस्तों में बांट देगा, तो 130 को 3 से भाग देगा, तो लगभग 43 रुपया 33 रुपया जो है उसको प्रत्येक साल चुकाना पड़ेगा। वही आपको क्वेश्चन था, जरा अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। आगे क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद से ज़्यादा आसान है। कीजिए, जल्दी बनाइए। हो गया। तो मान लेते हैं, माना कि वार्षिक किस्त जो है, प्रत्येक वर्ष का जो किस्त लग रहा है उसको, वो कितना लग रहा है। माना कि वार्षिक किस्त जो है वो आपका 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। और उसका मूलधन जो है वो क्रमशः आपको प्रत्येक साल प्रति वर्ष आपका P1 P2 और P3 है, ठीक है। अब जो उसके पास जो वार्षिक किस्त x देगा P1 P2 P3 का प्रत्येक वर्ष, तो वो पैसा आपको क्या आ जाएगा वही आपको निकालना है। तो P1 के लिए निकाल लीजिए, P2 के लिए निकाल लीजिए और P3 के निकाल लीजिए। P1 P2 P3 तीनों के लिए x का मान निकाल दीजिए और P1 P2 P3 को जोड़ दीजिए। वही पैसा मिला के कितना उसका हो जाएगा, 13,240 रुपया। तो इसका जो लगेगा x1 पहला साल के लिए वो आपका हो जाएगा P1 गुने 1 + 10/100 और टू दी पावर 1 हो जाएगा। यानी क्या, ये आपका कितना हो जाएगा, एक P1/10, P1/10 की 11 ना, 11/10 P1, 11 P1/10 हो जाएगा। और x2 x आपका दूसरा क्या आ जाएगा, P2 1 + 10%, 1 + 10% अलग अलग तीनों का। तो तीनों जब जुड़ेगा तो आपको जो जुड़ेगा वो कैसे जुड़ेगा ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो जुड़ेगा वो आपका कैसे जुड़ेगा वो आपको ध्यान में रखना होगा। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तीनों साल के लिए आपको ध्यान में रखने होंगे कि P1 P2 P3 तीनों साल के लिए क्या आएगा। तो पहला साल में तो आपका ये कहानी आ गया। दूसरा साल में 1 + 10/100 और टाइम कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा P2, तो आपका 10 कहते हैं, ऊपर में क्या आ जाएगा 11 ना, 11/10 का स्क्वायर P2 आ जाएगा, इतना P2 आ जाएगा। और तीसरा साल में जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा, x यानी P3
1 + 10 अब बट्टा 100 कितना 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो 11/10 का 3 P3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको आ गया। अब आपको टोटल जो x1 x2 x3 है तो P1 P2 P3 आपके किसके बराबर होंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो देना होगा P1 + P2 + P3 वो आपको 13,240 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से P1 का मान निकालो भाई, यहाँ से P1 का मान निकालेगा पहला वाला में, तो यहाँ पर हम तीनों का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या आएगा, तो P1 आपको आ जाएगा यहाँ से P1 बराबर 10x बट्टा कितना हो जाएगा 11, और P2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 बट्टा 121 x हो जाएगा। और यहाँ से P3 जब निकालिएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो 1000 x बट्टा कितना हो जाएगा 11 11 11 121 और 121 यानी 1331 के बराबर आ जाएगा। 133 और 1 के बराबर आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो जैसे ही आप तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका 10x बटा कितना आ जाएगा 10x बटा 11 प्लस 100x बटा 121 प्लस 1000x बटा कितना 1331 1000x बटा 1331 बराबर कितना हो जाएगा 13240। अब क्या करना होगा, तो इसको सॉल्व करना होगा, फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो। क्या आ जाएगा, तो आंसर आप फटाफट निकालेंगे तो x बराबर आपका आंसर कितना आएगा वो आप फटाफट निकाल दीजिए। कितना आ जाएगा x का 5324। जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान जो यहाँ से आ जाएगा वो आपका 5324 के बराबर आ जाएगा 5324 रुपीज़। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, हम जान रहे हैं बहुत आसान है। अब यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन बेटा क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि 10% के वार्षिक 10 से इतना पैसा उधार लिया जाता है, बैंक 10% ब्याज लेता है। मान लिए कि किस्त वो x करके 3 साल में 3 किस्त में भर रहा है। तो पहला किस्त वो दिया तो आपको पहला किस्त में मूलधन जो था सो यानी P1 जो था इतना हुआ, दूसरा इतना हुआ, तीसरा इतना हुआ। इसी हिसाब से आपको जब आप लोन लेते हैं और किस्त बाय किस्त भरते हैं तो ब्याज का कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है। तो ये हो गया, तीनों का निकाल लिए, P1 P2 P3 निकाल लिया, टोटल आपको कर दिए। तो 5324 रुपया उसको प्रत्येक किस्त में जमा करना होगा। यानी लगभग वो बच्चा जो जमा करेगा वो आपको कितना कर देगा, बच्चा कहते हैं आपका जो आदमी ब्याज लिया होगा वो 15,972 रुपया जमा करेगा। 13,240 रुपया के जगह पर कितना भरना पड़ेगा, तो 15,972 रुपया उसको जमा करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। कहता है यदि आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, केंद्र आपका O दिया हुआ है, आपको ZCB ये बेटा एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका केंद्र है O, तो ये आपका डायमीटर होगा। अब ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको पूछा जा रहा है कि BAC का मान कितना होगा। BAC कहने का मतलब कौन, ये एंगल जो होगा BAC, ये एंगल कितना होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। एंगल BAC कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर के द्वारा केंद्र पर बना हुआ एंगल कितना होगा, ये 90 हो जाएगा। तो 90 ये हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 30 था, तो ये आपका कितना हो गया 60 हो गया। और ये रेडियस है और इधर से ये भी रेडियस है, तो ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। मैंने बोला था कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कलम नहीं उठाना है। समझ में आया कि ये आपका व्यास, ये आपका व्यास था, व्यास से बना हुआ कोण जो वृत्त पर होगा वो 90 डिग्री हो गया। ये 30 था तो ये 60 हो गया। ये इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये रेडियस तो ये 60, तो ये भी क्या होगा 60 होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 रुपया का छूट, कितना रुपया का, 3 रुपया छूट पर 25 रुपया अंकित मूल्य वाले कितने शेयर 1112 रुपया 50 पैसा में खरीद सकते हैं, जबकि दलाली आपको 25 पैसा प्रत्येक शेयर आपको देना पड़ेगा।
तब आपको खरीदना है। कहता है कि 3 रुपया छूट पर, यानी 25 रुपया किसी चीज़ पर जो शेयर आप खरीद रहे हैं उसका अंकित मूल्य, उसका मार्क प्राइस लिखा हुआ है एक शेयर का। जो शेयर बाजार में शेयर मार्केटिंग का खेल खेलता है लोग, तो उसमें पता होगा कि एक शेयर का जो है कीमत वो दिया गया है कितना, 25 रुपया। 3 रुपया उस पर छूट दे दिया है, तो 3 रुपया छूट दे दिया तो आपका आया कितना, 25 में 3 गया तो 22, 25 में 3 चला गया तो कितना बचा, 22। अब उसके बाद आपको दलाली 25 पैसा प्रत्येक शेयर देना पड़ता है। ठीक है, 25 पैसा प्रत्येक शेयर आपको दलाली देना पड़ता है, और तब आपको 1112 रुपया 50 पैसा आपके पास है। तो आप कितने शेयर ऐसे खरीद सकते हैं जिसका ये सब कंडीशन है, वही आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बनाइए, एक लाइन का क्वेश्चन है। जो बच्चा शेयर बाजार का खेल खेलता होगा उसको पता होगा, वो 1 मिनट में बना देगा इसको। एक मिनट में बना देगा क्या, यही क्वेश्चन था। क्या है भाई इसमें दिया हुआ, अंकित मूल्य कितना है, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य आपको दिया गया है 25 रुपया। कितना दिया गया है, 25 रुपया। ठीक है, छूट कितना का है इसमें, तो छूट आपको दिया गया है 3 रुपया का। कितना रुपया का, 3 रुपया का छूट। ठीक है, दलाली इसमें कितना लग रहा है भाई, तो दलाली आपको जो लग रहा है वो आपको 25 पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 25 पैसा लग रहा है। ठीक है, और आपके पास पैसा टोटल कितना है, तो पैसा आपके पास टोटल है, तो आपको जो शेयर पड़ेगा, एक शेयर जो पड़ेगा वो आपको एक शेयर कितना में पड़ जाएगा, तो एक शेयर जो आपका पड़ेगा वो एक शेयर आपको कितना में पड़ जाएगा, तो 25 माइनस 3 प्लस 25 यानी 21 रुपया 75 पैसा। 21 रुपया 75 पैसा में आपको क्या हो जाएगा, ये शेयर आपको अवेलेबल हो जाएगा। 21 रुपया 75 पैसा में आप एक शेयर ले सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 112 रुपया है, तो 112 रुपया में कितने शेयर लीजिएगा, तो शेयरों की संख्या निकालना है। तो ये कितना में मिलेगा, तो शेयरों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, शेयरों की संख्या कितना हो जाएगा, आपके पास रुपया कितना है, आपके पास है इतना रुपया, तो एक शेयर से भाग दे दो। 1112.5 रुपया को आपको भाग दे देना है, 21.75 से भाग दीजिएगा, आपको ये 50 बार में कट जाएगा। कितना शेयर मिल जाएगा, तो 50 शेयर आप खरीद सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 50 शेयर आप खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, यहाँ तक इतना देखने के लिए एक थैंक यू तो बनता है। कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाओ, एक लाइन का है। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कहता है कि क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म मतलब क्या, ये इसके बराबर बेटा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, x का वैल्यू निकालना है। तो इससे क्या पता चला कि x प्लस वाई बराबर 2 दिया हुआ और x माइनस वाई बराबर 0 दिया हुआ। x का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ दो, कट गया। 2x बराबर क्या हो गया, 2, x बराबर कितना हो गया, 1, x बराबर कितना हो गया, 1। सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। वेरी सिंपल, क्रमित युग्म दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि इसका गुणनखंड निकालना है। किसका, इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड आप लोग कैसे निकालेंगे, जरा गौर से सोचिए कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन का ये भी क्वेश्चन है, कैसे निकालिएगा गुणनखंड, फटाफट बताइएगा कि इसका गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेगा, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस एक्स दिया हुआ है, a प्लस 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर a प्लस 2 दिया हुआ है। और इसको क्या कह रहा है कि गुणनखंड में तोड़ के बताइए। गुणनखंड में क्या कीजिए, तोड़ के बताइए। तो हमारे पास दो तरीका है इसको तोड़ ताड़ करने का। हमारे पास जो तरीका है वो आपका दो तरीका है, जिस तरीका से इसको हम तोड़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इतना को अगर तोड़िएगा तो कैसे कैसे तोड़िएगा, वो आप ज़रा ध्यान से सोच के बताइए कि कौन सा आएगा।
कैसे तोड़ेगा इसको? कोई तो तरीका होगा तोड़ने का। कैसे तोड़ेंगे हम लोग? हम ही को करना होगा। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आप प्लस आपको दिया हुआ है, तो एक्स ए आप प्लस एक्स और उसके बाद प्लस एक्स ये हो गया, और यहाँ पर जो आपको आ जाएगा प्लस एक्स ये, और a प्लस 2 आपको यहाँ आ जाएगा, a प्लस 2 आपको यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा आपको, क्या पता चलेगा, सो आपको समझ में आना चाहिए कि 2a माइनस a कर देंगे तो आपके सामने आएगा। नहीं तो एक तरीका हमारे पास ये भी है, ऐसा क्वेश्चन जब आपको आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर दिया गया है इससे क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके, जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे x प्लस a प्लस 2 दिया हुआ है और इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस a प्लस 1 से। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस a प्लस 1 है, ये आ रहा है। और उसके बाद आपका a प्लस 2 इधर है और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा x माइनस a प्लस 1 को। ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट जो हम तरीका आपको सिखा रहे हैं उससे तो बनेगा ही ये। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, a प्लस 1 हो जाएगा। और इसके बाद इधर से देखेंगे तो इधर से आप कीजिएगा तो x a प्लस आपका 2 हो जाएगा, और इधर से आप देखेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, a प्लस 1 और गुने हो जाएगा a प्लस 2 हो जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे गुना कर देंगे आप। जब ऐसे आप गुना करेंगे इसको तो आप क्या पाएंगे, सो आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अब इन दोनों को जो आप दिया गया है इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा जब, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आपको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आपका यहाँ से करेंगे तो एक्स ए माइनस एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, प्लस आपका एक्स ए प्लस आपका क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 a प्लस 1 गुने आपका a प्लस 2 आ जाएगा, a प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स ए आपका कट गया, आया क्या आपके पास, तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या आ गया a प्लस 1, ठीक है, और a प्लस 2। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन में, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। क्वेश्चन में ही क्या था, थोड़ा सा एरर था। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर माइनस होगा। हमको लग रहा था कि कहीं कुछ होगा, इसीलिए हमने चेक कर लिया ऑप्शन से ही, यहाँ पर आपका माइनस होगा। अब आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही ऑप्शन आया। अब इसको आप शॉर्ट करके बनाइएगा तो आप आराम से इसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, आराम से आप इस फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं है। वही मल्टीप्लिकेशन, वही रूल जो आप पढ़े थे वहाँ से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ेंगे कैसे वो भी हम एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर दे। एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पर एक्स लाना है, तो यहाँ पर एक्स लाना है तो क्या कीजिएगा, एक्स प्लस 2 को a प्लस 2 को क्या कीजिएगा, x से गुना कर दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा किसको, तो a प्लस 1 को x से गुना करके माइनस कर दीजिएगा, और इधर आपका क्या आ जाएगा, a प्लस 1 आ जाएगा और a प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, हो गया, बात खत्म। अब इसको हम इस फॉर्म में तोड़ लिए। ये दोनों जो आपका टर्म आया ये बीच वाला टर्म में, तो इन दोनों के साथ एक साथ ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। अब दोनों को फैक्टराइज कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि कर दो इसको हम कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए वहाँ के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल वहाँ के बाद जो आपको अगर दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट वहाँ के बाद यहाँ चले आइएगा और आगे सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग तो लगाना था बेटा, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उस नए गोले का आयतन क्या होगा। भाई कुछ नहीं है, गोला का आयतन क्या होगा, V1 बटा V2। तो पहले मान लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब था, ठीक है। बाद में क्या हो गया, तो 4/3 पाई तो है, आधा कर दिया गया त्रिज्या, तो r/2 का होल क्यूब हो जाएगा। ये पार्ट कटिए जाएगा,
ऊपर में क्या आएगा 8 RQ, अब बट्टा क्या हो जाएगा आपका RQ हो जाएगा। RQ कट गया तो आपका जो बच जाएगा नया वाला का 8वीं भाग हो जाएगा, यानी V2 जो हो जाएगा वो आपका V1/8 हो जाएगा। यानी त्रिज्या को घटाइएगा तो वॉल्यूम आपका 8 गुना कम हो जाएगा। 8 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। अब क्या कहता है कि 3 पेय युग्म M है कॉफ़ी, यानी पीने वाला चीज़ जो है 3 पेय दुग्ध, यानी पीने वाला चीज़ आपको क्या दिया है, कॉफ़ी दिया है, दूध दिया है, कॉफ़ी दिया है और चाय दिया है। 3 चीज़ को पसंद किया जाता है पीने में, खूब पसंद किया जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं। चाय कॉफ़ी और दूध खूब पीता है, तुम लोग भी पीता है, सब पीता है। अब कहता है पसंद करने के लिए सर्वेक्षण 100 छात्रों का साक्षात्कार किया जाता है, 100 बच्चा को चुना जाता है तीनों के लिए। अब उनमें से कहता है कि निम्नलिखित की व्याख्या की गई है, छात्रों जो पीते हैं तो चाय दूध और तीनों पीने वाला कितना है, जो चाय भी दूध भी पीता है, कॉफ़ी भी पीता है, चाय भी पीता है, वो 15 गो छात्र है। ठीक है, जो केवल दूध और आपको कॉफ़ी पीता है वो आपको 25 गो छात्र है। केवल दूध और कॉफ़ी पीने वाला 25 है। ये तीनों को पीने वाला कितना छात्र है, तो 15 गो छात्र है। उसके बाद कहता है कि जो केवल कॉफ़ी और किसको, जो किस किस को पीता है, कॉफ़ी को और चाय दोनों को पीता है, वो 25 गो छात्र है। 5 गो आपका क्या बोलते हैं कि दूध और चाय पीने वाला 12 गो छात्र है। ठीक है, दूध पीने वाला मात्र 5 गो छात्र है, जो केवल दूध पीता है। कॉफ़ी खाली पीने वाला कितना है, तो 8 गो छात्र है। ठीक है, चाय केवल पीने वाला कितना बच्चा है, तो चाय पीने वाला केवल टी लिया। ठीक है, 8 गो केवल चाय पिया, 5 गो केवल कॉफ़ी पिया, दूध केवल 12 गो पिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि छात्र जिन्होंने तीनों पेय में से कोई नहीं लिया वो पूछना है। अब देखो जरा क्वेश्चन को देखो, पागल हो जाओगे। 100 छात्र को चुना गया है बहुत आसान। अब तीनों पिया 15 बच्चा, 15 गो ही हो गया, 25 गो तुम्हारा ये 2 गो पी रहा है, 25 15 40 हो गया। 40 और 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 12 गो ये पी रहा है, 65 और 12 कितना हो जाएगा, 65 10 75 2 77 हो गया, 77 5 78 हो गया, 78 8 क्या हो गया, 86 हो गया, 78 8 86 हो गया। अब बचा 86 के बाद 14 तो ऑप्शन में है नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो आपको पहला चैप्टर याद होगा, पहला चैप्टर के हिसाब से ABCD करके इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ABCD करके क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ABCD करके कैसे बनाइएगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं। जैसे आपको कहता है कि उनमें से 10 छात्रों ने तीनों को पिया, यानी आपका दूध पीने वाला, ठीक है, और आपका कॉफ़ी पीने वाला और आपका चाय पीने वाला, ये जो छात्र आपको है दूध कॉफ़ी और चाय तीनों पीने वाला, वो आपको 15 गो छात्र है। कितना छात्र है, 15 गो छात्र, 15 कहते हैं 10 गो छात्र है, वो आपका 10 गो छात्र है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो आपका दूध पी रहा है और कॉफ़ी पी रहा है, दूध और क्या, दूध और केवल क्या, दूध और कॉफ़ी पीने वाला जो है वो आपको क्या गो, तो 15 गो छात्र है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपका क्या पीने वाला, तो चाय पीने वाला, कॉफ़ी पीने वाला और चाय पीने वाला कितना है, तो 25 गो छात्र है। कितना है, 25 गो छात्र है। उसके बाद आपको क्या कहता है कि चाय और कॉफ़ी पीने वाला 25 गो है। उसके बाद आपको दूध और चाय पीने वाला कितना है, तो 25 गो छात्र है। दूध और चाय पीने वाला 25 गो छात्र है। अब केवल दूध पीने वाला कितना है, तो आपको 5 गो छात्र है। कितना है, 5 गो छात्र है। अब उसके बाद कहता है कि दूध पीने वाला केवल कितना है, 5 गो छात्र है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड, हम उल्टा सिंबल लिख दिए। तीनों में से कोई नहीं पिएगा, सो आपको निकालना था। ये पीने वाला, केवल दूध पीने वाला कितना है, तो केवल दूध पीने वाला बच्चा जो है वो आपको कितना है, केवल दूध पिएगा वो आपको कितना है, तब 12 गो छात्र है। ठीक है, केवल चाय पिएगा वो कितना है, तो 5 गो छात्र है। और उसके बाद केवल कॉफ़ी पिएगा वो 5 गो, केवल चाय पिएगा वो आपको 8 गो छात्र है। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि तीनों में से कोई नहीं पीने वाला।
यानी एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी बराबर क्या होगा, तो इसको जो लिखेगा तो आपका ये कितना छात्र का संख्या इतना बराबर क्या एन एम प्लस क्या एम प्लस एन सी प्लस क्या एन सी प्लस एन टी प्लस एन एम यूनियन सी प्लस एन सी यूनियन टी प्लस एन एम यूनियन टी माइनस क्या हो जाएगा एम एन पहले लगा दो एन एम यूनियन सी यूनियन टी। अब सबको कर दो, एक एक करके जोड़ दो, बात खत्म। जोड़िएगा तो क्या आएगा आपको 12 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 15 माइनस 10 25 25 50 20 इतना 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 एन ए एन बी एन सी इतना आ जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 12 5 17 इतना आ जाएगा। इस फॉर्मूला को आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको आ कितना जाएगा दिमागे नहीं काम कर रहा है।